अब लूसेंट में प्राचीन भारत के इतिहास में अगला चैप्टर है आपका राजपूत राजवंशों का उदय। और इससे भी आप देखेंगे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग राजपूत वंशों में गुर्जर पितिहार वंश की बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसका संस्थापक कौन था, तो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर पितिहार वंश का संस्थापक था। एक बार फिर से सुन लीजिए, मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर पितिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। पितिहार वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था? मेहरभोज था। कौन था? मेहरभोज। मेहरभोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। यह विष्णु भक्त था और उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि भी ली थी। और राजशेखर पितिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे और इस वंश का अंतिम राजा हुआ यशपाल 1300 कब 1036 में। और दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में के मध्य की थी। कब? 11वीं सदी के। फिर आप देखते हैं कि गुर्जर पितिहार वंश के बाद गहड़वाल राठौर राजवंश आता है और गहड़वाल वंश का संस्थापक था चंद्रदेव। कौन था? चंद्रदेव। इसकी राजधानी थी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था और इसका मंत्री था लक्ष्मीधर। शास्त्रों का प्रकांड पंडित भी था और जिसने आप देखिए कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ भी लिखा था। यह आपसे पूछ लेगा हो सकता है कि कृत्य कल्पतरु ग्रंथ किसने लिखा था? लक्ष्मीधर ने। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई थी। और आप देखेंगे कि पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण भी किया था और इस वंश का अंतिम शासक था जयसंग। कौन? जयचंद। और जिसे आप देखिए गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। और हमारे यहाँ आप देखिए कोई किसी को दगा देता है, धोखा देता है, तो उसकी आप देखते हैं जयचंद से तुलना की जाती है कि कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को इसी ने दगा दी थी, यानी कि धोखा दे दिया था। फिर आप देखते हैं चाहमान या चौहान वंश आता है। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव था और इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी और बाद में यह अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव 1153 से 1163 तक रहा है, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी। और सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे और इन्होंने आप देखिए ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। फिर आप देखिए पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो आप लोगों को देखने को मिलती है। रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध आप देखते हैं 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने की विजयी हुई थी और गौरी हार गया था। फिर दूसरा तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में होता है और इसमें गौरी की विजयी हुई थी और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। फिर आप देखते हैं कि परमार वंश आ जाता है। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था और इसकी राजधानी धारा नगरी थी, प्राचीन राजधानी उज्जैन। और परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। और नेस्धिय चरित के लेखक श्री हरीश और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरू तुंग थे, इसी समय के थे। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ भी लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों उनके उपयोग का उल्लेख भी मिलता है। और फिर आप देखिए नव साक्चरित के रचयिता पद्म गुप्त और 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुद्ध और अमित गति जैसे विद्वान वाकवती के मुंज के दरबार में रहते थे। और कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। कौन? राजा भोज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी और इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने ही की थी और भोजपुर में आप देखते हैं शंकर जी का मंदिर भी देखने को मिलता है, भोलेनाथ का। परमार वंश के
बाद आप देखिए तोमर वंश आता है, और उसके बाद आप देखिए चाहमान वंश का, और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलूग खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। फिर आप देखते हैं चंदेल आ जाते हैं, चंदेल वंश। इतिहास साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ, और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जिजाग भुक्ती था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जिजाग भुक्ती था, और चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। 831 में इसकी स्थापना की गई थी, नन्नुक चंदेल शासक का। इसकी राजधानी खजुराहो। खजुराहो में आप देखते हैं कि चंदेल शासकों के मंदिर भी देखने को मिलते हैं। विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है आपका, छतरपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है जिले में। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। किसने? राजा धंग ने। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर पितिहार राजा देवपाल को हराया। उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की थी, और जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। कहाँ? खजुराहो के विष्णु मंदिर में। ये भी आपको देखने को मिलेगा। आगे आप देखेंगे इसमें धंग ने जिन्ननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। धंग ने। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के पितिहार शासक राज्य की एक आप देखते हैं इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? राज्यपाल की हत्या कर दी थी। ठीक है, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर आप देखेंगे कि विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्रा ने प्रबोध चंदोदय की रचना की, और उन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण भी कराया। आला उदल जो आप सुनते हैं ना, नामक 2 सेनानायक परमारदी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमारदी देव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। और आप देखिए बुंदेलखंड में आप लोग आला उदल के बारे में काफी कथा सुनते रहते हैं, कहानियां। फिर आप देखते हैं कि सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश शासक आते हैं। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था, और इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी, और मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। और भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के समीप के मंदिर पर आप देखिए आक्रमण किया था। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था जयसिंह सिद्धराज, और प्रसिद्ध आप देखिए जैन विद्वान हेमचंद जयसिंह सिद्धराज के दरबार में थे। और माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना करवाई थी। मुडेरा की सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने ही किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय, और भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। फिर आप देखिए कलचुरी चैदी राजवंश आ जाता है। कलचुरी वंश का संस्थापक था कुक्कल, और इसकी राजधानी थी त्रिपुरी। कलचुरी वंश एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव, और जिसके ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, और जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। फिर आप देखिए सिसोदिया वंश आता है। ये मनीष सिसोदिया की बात नहीं हो रही, सिसोदिया वंश अलग ही है, ये आप लोग याद रखिएगा। सिसोदिया वंश के शासक ने को सूरवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी उस समय। अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राजा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध आप देखिए 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। चलिए, तो इस तरह से आप लोग ये भी याद रखिएगा। सिसोदिया वंश हो गया आपका, और इस तरह से प्राचीन भारत में जितने भी टॉपिक थे आपके उन्हें कवर कर लिया है। आगे से हम लोग
किनके बारे में बात करेंगे? मध्यकालीन भारत में देखेंगे। छोटी छोटी क्लासें रहेंगी, आप लोग मस्ती से आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए, याद करते रहिए।